नमस्ते। अब आप नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी एक रात्रि सुनने जा रहे हैं। सुरबाला के साथ एक ही पाठशाला में पढ़ने गया हूं और हम साथ में ब्या ब्या बो बो खेलते थे। उनके घर जाने पर सुरबाला की मां मेरा बहुत लाड़ प्यार करती थी और हम दोनों को एक साथ देखकर आपस में कहती थी, आहा, दोनों की जोड़ी कितनी खूब सजती है। मैं छोटा था, लेकिन उनकी बात का अर्थ एक तरह से समझ जाता था। सुरबाला पर औरों की तुलना में मेरा कुछ विशेष अधिकार है, ये धारणा मेरे मन में गहराई से बैठ गई थी। उस अधिकार के मद में चूर होकर मैं उस पर शासन करता और उसे तंग भी खूब करता था। वह भी बड़े धैर्य के साथ मेरी हर आज्ञा मानती और सजा भुगतती थी। मोहल्ले में उसके रूप की प्रशंसा थी, लेकिन मुझ असभ्य बालक की आंखों में उस सुंदरता का कोई मूल्य नहीं था। मैं केवल इतना जानता था कि सुरबाला मेरे ही प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए पैदा हुई है, इसीलिए वह मेरी विशेष उपेक्षा की पात्र थी। मेरे पिता चौधरी जमींदार के नायब थे। उनकी इच्छा थी कि जैसे ही मेरा हाथ सध जाए, वे मुझे जमींदारी के काम सिखाकर कहीं गोमाश्ता मुनीम के काम पर लगवा दें। लेकिन मैं मन ही मन इसके विरुद्ध था। हमारे पड़ोस का नीलतपर जैसे कलकत्ता भागकर पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर साहब का नाजिर बन गया था। मेरे जीवन का लक्ष्य भी वैसा ही ऊंचा था। अगर कलेक्टर का नाजिर न बन सका तो कम से कम जज की अदालत का हेड क्लर्क तो बनूंगा ही, यह मैंने मन में पक्का कर लिया था। मैं हमेशा देखता था कि मेरे पिता अदालत के उन कर्मचारियों का बहुत सम्मान करते थे। विभिन्न मौकों पर मछली, तरकारी या रुपया पैसा लेकर उनकी जो पूजा अर्चना करनी पड़ती थी, वो मुझे बचपन से ही पता था। इसी कारण अदालत के छोटे कर्मचारियों, यहां तक कि चपरासियों तक को मैंने अपने हृदय में बहुत ऊंचा स्थान दे रखा था। वे हमारे बंगाल के पूजनीय देवता थे। 33 करोड़ देवताओं के छोटे छोटे नए संस्करण। सांसारिक सफलता के मामले में स्वयं सिद्धिदाता गणेश की तुलना में लोग इन पर अधिक निर्भर रहते थे। इसलिए पहले गणेश को जो कुछ मिलता था, आजकल ये लोग ही वो सब पा रहे थे। मैं भी नीलतपुर के उदाहरण से उत्साहित होकर एक अवसर पाकर कलकत्ता भाग गया। पहले गांव के ही एक परिचित व्यक्ति के यहां रहा, फिर बाद में पिता से भी पढ़ाई के लिए कुछ मदद मिलने लगी। पढ़ाई नियमपूर्वक चलने लगी। इसके साथ ही मैं सभा समितियों में भी भाग लेने लगा। देश के लिए अचानक प्राण न्यौछावर करना बहुत जरूरी है, इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं था। लेकिन वो कठिन कार्य कैसे किया जाए, यह मैं नहीं जानता था और न ही किसी ने कोई उदाहरण दिखाया था। पर इससे उत्साह में कोई कमी नहीं थी। हम गांव के लड़के कलकत्ता के चतुर लड़कों की तरह हर चीज का मजाक उड़ाना नहीं जानते थे, इसलिए हमारी निष्ठा बहुत गहरी थी। हमारी सभा के अधिकारी भाषण देते थे और हम चंदे की डायरी लेकर बिना खाए पिए तपती दोपहर में घर घर जाकर भीख मांगते थे, सड़क किनारे खड़े होकर पर्चे बांटते थे, सभा स्थल पर जाकर कुर्सियां सजाते थे और अगर कोई हमारे नेता के खिलाफ एक शब्द भी बोलता तो लड़ने को तैयार हो जाते थे। शहर के लड़के ये सब लक्षण देखकर हमें बांगाल देहाती कहते थे। मैं नाजिर या सेरितेदार बनने आया था, लेकिन मैथ्सिनी और गैरिबाल्डी बनने की तैयारी करने लगा। उसी समय मेरे पिता और सुरबाला के पिता ने मिलकर सुरबाला के साथ मेरे विवाह का विचार किया। जब मैं 15 साल की उम्र में कलकत्ता भागा था, तब सुरबाला 8 साल की थी। अब मैं 18 का था। पिता के अनुसार मेरी शादी की उम्र निकली जा रही थी, लेकिन इधर मैंने मन में प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जीवन भर अविवाहित रहकर स्वदेश के लिए मरूंगा। मैंने पिता से कह दिया कि बिना पढ़ाई पूरी किए शादी नहीं करूंगा। 2-4 महीने के भीतर ही खबर मिली कि सुरबाला का विवाह वकील रामलोचन बाबू के साथ हो गया है। मैं उस समय पतित भारत के लिए चंदा इकट्ठा करने में इतना व्यस्त था कि यह समाचार मुझे बहुत तुच्छ लगा। मैंने एंट्रेंस पास कर लिया था और फर्स्ट आर्ट्स की तैयारी कर रहा था, तभी पिता की मृत्यु हो गई। संसार में मैं अकेला नहीं था, माता और 2 बहनें भी थी। इसलिए कॉलेज छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा। काफी कोशिशों के बाद मुझे नोआखाली विभाग के एक छोटे से शहर के एंट्रेंस स्कूल में सेकंड मास्टर का पद मिला। मैंने सोचा, मुझे अपनी योग्यता के अनुसार काम मिल गया है। उपदेश और उत्साह देकर मैं हर छात्र को भावी भारत का एक सेनापति बनाऊंगा। मैंने काम शुरू कर दिया, पर देखा कि भावी भारत की तुलना में आने वाली परीक्षाओं की चिंता कहीं अधिक है। अगर छात्रों से ग्रामर और अलजेब्रा के बाहर की कोई बात कहूं तो हेडमास्टर नाराज हो जाते हैं। 2 महीनों के भीतर मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हम जैसे प्रतिभाहीन लोग घर बैठकर बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, पर अंत में कार्यक्षेत्र में उतरकर हल खींचते हुए और पीछे से दुत्कार सहते हुए सिर झुकाकर चुपचाप मिट्टी तोड़ने का काम करते हैं और शाम को पेट भर खाना मिल जाए तो उसी में संतुष्ट रहते हैं। फिर उछल कूद और उत्साह का कोई स्थान नहीं रहता। आग लगने के डर से एक मास्टर का स्कूल की इमारत में ही रहना अनिवार्य था। मैं अकेला था, इसलिए ये जिम्मेदारी मुझ पर ही आई। स्कूल की बड़ी इमारत से लगे हुए एक छप्पर में मैं रहता था। स्कूल की इमारत बस्ती से कुछ दूर एक बड़े तालाब के किनारे थी। चारों ओर सुपारी, नारियल और मदार के पेड़ थे और स्कूल के बिल्कुल पास ही 2 विशाल नीम के पेड़ एक दूसरे से सटे हुए छाया दे रहे थे।
एक बात मैंने अब तक नहीं बताई और वो बताने लायक लगी भी नहीं थी। यहाँ के सरकारी वकील रामलोचन राय का घर हमारे स्कूल से थोड़ी ही दूर पर था और उनके साथ उनकी पत्नी, मेरी बचपन की सखी सुरबाला, भी वही थी। यह मुझे पता था। रामलोचन बाबू से मेरी जान पहचान हुई। सुरबाला के साथ बचपन से मेरा परिचय था। ये बात वे जानते थे या नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने भी नए परिचय में इस बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझा। और सुरबाला कभी मेरे जीवन से किसी रूप में जुड़ी हुई थी, ये बात भी मेरे मन में गहराई से नहीं उभरी। एक दिन छुट्टी के दिन मैं रामलोचन बाबू से मिलने उनके घर गया। याद नहीं किस विषय पर चर्चा हो रही थी, शायद वर्तमान भारत की दुर्दशा पर। वे उसके लिए बहुत चिंतित या दुखी नहीं थे, लेकिन विषय ऐसा था कि हुक्का पीते हुए इस पर 1-1.5 घंटे तक शोक जताने का आनंद लिया जा सकता था। उसी समय बगल के कमरे से चूड़ियों की हल्की खनकना, कपड़ों की सरसराहट और पैरों की आहट सुनाई दी। मैं अच्छी तरह समझ गया कि खिड़की की दरार से कोई उत्सुक आंखें मुझे देख रही हैं। तुरंत वे 2 आंखें मुझे याद आ गईं। विश्वास, सरलता और बचपन के प्रेम से भरी वे बड़ी बड़ी आंखें, काली पुतलियां, घनी पलकें और वह स्थिर, स्निग्ध दृष्टि। अचानक किसी ने जैसे मेरे हृदय को एक कठोर मुट्ठी से भींच लिया और भीतर एक टीस सी उठी। मैं घर लौट आया, लेकिन वह दर्द बना रहा। लिखूं या पढ़ूं, कुछ भी करूं, मन का बोझ कम नहीं हो रहा था। मन अचानक एक भारी बोझ की तरह मेरे सीने की धड़कनों के साथ झूलने लगा। शाम को शांत होकर सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। मन के भीतर से उत्तर आया, तुम्हारी वो सुरबाला कहाँ गई? मैंने जवाब में कहा, मैंने तो उसे अपनी मर्जी से छोड़ा है। क्या वह हमेशा मेरा इंतजार करती? मन के भीतर किसी ने कहा, तब जिसे तुम चाहकर पा सकते थे, आज सिर पटक कर मर जाने पर भी उसे एक बार देखने का अधिकार भी तुम्हें नहीं मिलेगा। बचपन की वह सुरबाला तुम्हारे चाहे जितनी भी करीब हो, तुम उसकी चूड़ियों की आवाज सुन सको, उसके बालों के तेल की खुशबू महसूस कर सको, पर बीच में हमेशा एक दीवार रहेगी। मैंने कहा, रहने दो, सुरबाला मेरी है कौन? उत्तर मिला, सुरबाला आज तुम्हारी कोई नहीं है, पर वह तुम्हारी क्या कुछ नहीं हो सकती थी। ये सच था। सुरबाला मेरी क्या कुछ नहीं हो सकती थी? वो मेरी सबसे निजी, सबसे निकटवर्ती, मेरे जीवन के हर सुख दुख की साथी हो सकती थी। वो आज इतनी दूर है, इतनी पराई है, आज उसे देखना मना है, उससे बात करना दोष है और उसके बारे में सोचना पाप है। और यह एक रामलोचन कहीं से अचानक आ पहुंचा और महज कुछ मंत्र पढ़कर सुरबाला को पल भर में पूरी दुनिया से छीनकर ले गया। मैं मानव समाज में कोई नई नीति फैलाने नहीं बैठा हूं, नहीं समाज तोड़ने आया हूं। मैं बस अपने मन के असली भाव व्यक्त कर रहा हूं। मन में जो भाव उठते हैं, क्या वे सब तर्कसंगत होते हैं? रामलोचन के घर की दीवारों के पीछे जो सुरबाला रह रही थी, वो रामलोचन से कहीं अधिक मेरी थी। यह विचार मैं मन से निकाल ही नहीं पा रहा था। ऐसी सोच अनुचित और गलत है, यह मैं मानता हूं, पर यह अस्वाभाविक नहीं है। अब किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता। दोपहर में जब क्लास में छात्र फुसफुसाते रहते और बाहर सब कुछ सुनसान होता, नीम के फूलों की खुशबू हवा में तैरती, तब दिल चाहता, क्या चाहता पता नहीं, बस इतना कह सकता हूं कि भारत के इन भावी सितारों की व्याकरण की गलतियां सुधारते हुए जीवन बिताना तो बिल्कुल नहीं चाहता था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने उस बड़े कमरे में अकेले रहने का मन नहीं करता था, और अगर कोई सज्जन मिलने आते तो वे भी असहनीय लगते। शाम को तालाब के किनारे सुपारी नारियल के पेड़ों की सरसराहट सुनते हुए सोचता कि मानव समाज भ्रम का एक जटिल जाल है। सही समय पर सही काम करना किसी को याद नहीं रहता, और फिर गलत समय पर गलत इच्छा लेकर इंसान बेहाल होकर मरता है। तुम्हारे जैसा आदमी सुरबाला का पति बनकर बुढ़ापे तक सुख से रह सकता था, पर तुम बनने चले थे गैरीबाल्डी, और आखिर में बने एक देहाती स्कूल के सेकंड मास्टर, और उधर वकील रामलोचन राय, जिसका सुरबाला का ही पति होना कोई अनिवार्य नहीं था। विवाह के समय तक उसके लिए सुरबाला और भवशंकरी एक जैसी थी। वही बिना सोचे समझे शादी करके सरकारी वकील बनकर मजे से पैसे कमा रहा है। जिस दिन दूध में धुएं की गंध आती है उस दिन सुरबाला को डांटता है, और जिस दिन खुश होता है उस दिन उसके लिए गाने बनवाता है। खूब मोटा ताजा, अचकन पहने, उसे कोई असंतोष नहीं है। वो तालाब के किनारे बैठकर तारों को देखते हुए आहें भरकर शाम नहीं बिताता। रामलोचन एक बड़े मुकदमे के सिलसिले में कुछ समय के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। जैसे मैं अपने स्कूल के कमरे में अकेला था, वैसे ही सुरबाला भी अपने घर में शायद अकेली थी। याद है, वो सोमवार का दिन था। सुबह से ही आसमान बादलों से घिरा हुआ था। 10 बजे से रिमझिम बारिश शुरू हो गई। आसमान के तेवर देखकर हेडमास्टर ने जल्दी छुट्टी कर दी। काले बादलों के टुकड़े जैसे किसी बड़ी तैयारी में दिन भर आसमान में मंडराते रहे। अगले दिन शाम के समय मूसलाधार बारिश और साथ में तूफान शुरू हो गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, बारिश और हवा की रफ्तार बढ़ती गई। हवा पहले पूर्व से चल रही थी, फिर उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गई। उस रात सोने की कोशिश बेकार थी। याद आया कि इस आपदा में सुरबाला घर में अकेली है। हमारा स्कूल का घर उनके घर से कहीं मजबूत था। कई बार सोचा कि उसे स्कूल में बुला लूं और मैं खुद तालाब की पाल, मेड़ पर रात बिताऊं।
लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका। रात जब करीब 1-1:30 बजे का समय होगा, अचानक बाढ़ की आवाज सुनाई दी। समुद्र उमड़ आया था। मैं घर छोड़कर बाहर निकला और सुरबाला के घर की ओर भागा। रास्ते में तालाब की पाल तक पहुंचते पहुंचते पानी घुटनों तक आ गया। जैसे ही मैं पाल पर चढ़ा, दूसरी लहर आ गई। तालाब की पाल का एक हिस्सा करीब 10-11 हाथ ऊंचा था। जब मैं उस पर चढ़ा तो दूसरी ओर से भी एक व्यक्ति वहां चढ़ा। वो कौन था, यह मेरी पूरी आत्मा सिर से पांव तक समझ गई, और उसे भी मेरी पहचान हो गई थी। इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बाकी सब कुछ जलमग्न हो चुका था। बस उस 5-6 हाथ के टापू पर हम 2 प्राणी खड़े थे। वो प्रलय का समय था। आसमान में कोई तारा नहीं था और दुनिया के सारे दिए बुझ चुके थे। तब अगर एक बात कह भी दी जाती तो कोई हर्ज नहीं था, पर एक शब्द भी नहीं बोला गया। किसी ने एक दूसरे का हाल तक नहीं पूछा। बस दोनों अंधेरे की ओर देखते रहे। पैरों के नीचे गहरा काला मौत का बहाव गर्जना करते हुए बह रहा था। आज पूरी दुनिया को छोड़कर सुरबाला मेरे पास आकर खड़ी थी। आज मेरे सिवा सुरबाला का और कोई नहीं था। न जाने कब बचपन में, किस पिछले जन्म के पुराने रहस्यमय अंधेरे से तैरकर सुरबाला इस दुनिया में मेरे बगल में आई थी, और आज कितने समय बाद उस भीड़ भरी रोशनी वाली दुनिया को छोड़कर इस भयानक सुनसान प्रलय के अंधेरे में वह अकेली मेरे पास आ पहुंची है। जीवन की धारा उस कली को मेरे पास लाई थी, और आज मृत्यु की धारा उस खिले हुए फूल को मेरे पास ले आई है। अब बस एक लहर और आए और हम इस दुनिया के किनारे से बिछो के इस बंधन से टूटकर एक हो जाएं। वो लहर ना आए। सुरबाला अपने पति, बच्चों और घर के साथ हमेशा सुखी रहे। मैंने इसे एक रात में प्रलय के तट पर खड़े होकर अनंत आनंद का स्वाद चख लिया है। रात खत्म होने को आई, तूफान थम गया, पानी उतर गया। सुरबाला बिना कुछ बोले घर चली गई, और मैं भी बिना कुछ बोले अपने कमरे में लौट आया। मैंने सोचा, मैं न नाजिर बना, न सेरेतेदार और न ही गैरीबाल्डी। मैं एक टूटे हुए स्कूल का सेकंड मास्टर हूं। पर मेरे पूरे जीवन में केवल कुछ क्षणों के लिए एक अनंत रात्रि का उदय हुआ था। मेरी उम्र के तमाम दिन रातों में वही एक रात मेरे इस तुच्छ जीवन की एकमात्र सार्थकता थी।